नमस्कार, जस्ट खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र। इन दिनों शिवसेना का पाकिस्तान विरोध लगातार सुर्खियों में है। जहां यह विरोध शिवसेना के लिए सियासत करने का नया फॉर्मूला बनकर सामने आया है, तो वहीं इसके चलते केंद्र सरकार को बड़ी फजीहत भी झेलनी पड़ रही है। और आखिर शिवसेना के विरोध के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी पर मोदी सरकार चुप क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों वो महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन नहीं तोड़ देती। हालांकि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिवसेना का नाम लिए बिना यह कह दिया कि कुछ लोग विरोध के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन वो ये ना कह सके कि गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोगों के साथ बीजेपी का कोई संबंध आखिर आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, यह रुख उन्होंने साफ नहीं किया। अरुण जेटली के ये ना कहने के पीछे बीजेपी का अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी मुद्दे के साथ चर्चा की, राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र। तो आइए आज के हमारे मेहमान से हम आपको रूबरू करा दें, उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे। हमारे साथ भारत शर्मा जी हैं और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है भारत शर्मा जी जस्ट खबर में। शिवसेना के पाकिस्तान विरोध पर ऐतराज जताते हुए आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिवसेना के विरोध की तुलना गुंडागर्दी से कर दी। अरुण जेटली ने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण जेटली का यह बयान सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान के विरोध के बाद आया, जो शिवसेना ने मुंबई में किया था। शिवसेना का पाकिस्तान विरोध पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है, लेकिन सोमवार को जिस तरह से शिव सैनिकों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान का विरोध किया और बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर का घेराव किया, उसके बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि शिवसेना का ये विरोध है या गुंडागर्दी। ऐसा नहीं है कि संविधान में किसी को विरोध करने का हक नहीं है, लेकिन विरोध की भी अपनी सीमाएं होती हैं। एक निर्धारित और सभ्य तरीका होता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी माना कि कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं, जो देश हित के लिए बिल्कुल सही नहीं है। I think this applies equally to all. We'll all have to have a same standard, whether it's somebody belonging to a political opposition or it's somebody belonging to a political friend. I think the fact that we have to convey our opinions and even our differences in a more restrained manner is something which all of us have to realize. I think in a democracy you have a right to protest. You can protest in the public places. You can protest on the TV channels, on social media. But this is not the right way to barge into someone's office and protest. I condemn the way they have protested. वहीं इन तमाम हिदायतों और नसीहत के बावजूद शिवसेना अपने पाकिस्तान विरोध को राष्ट्रहित बताते हुए विरोध पर कायम है। हम पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं, क्यों बात करना चाहते हैं? अब जबकि हाल ही में पता होगा कि पाकिस्तान की टूर तय हुई थी, हमारे उस वक्त भी हमारा विरोध था, फिर भी सुना नहीं। जब गुरुदासपुर पर हमला हुआ तब पाकिस्तान की टूर इसी बीसीसीआई ने रद्द की, सरकार ने रद्द की। भूल गए, इतने तुरंत भूल गए। और शहरयार को यहां बुलाने की जरूरत पड़ती है आपको। हाल ही में जो पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड की टूर हो रही है, कहां खेल रहे? इतना अमन प्यारा देश है ना, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रहे, वहां क्यों खेलते हैं? इस सारी चीजों के अगर आप जवाब देखोगे तो शिवसेना जो भूमिका निभा रही है वो राष्ट्रनीति की भूमिका है, और ये राष्ट्रनीति का विचार है, राष्ट्र धर्म का विचार है। जब तक पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदलता तब तक पाकिस्तान के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि जब अरुण जेटली ये मानते हैं कि शिवसेना पिछले दिनों में जो कुछ कर रही है वो गुंडागर्दी है और उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है,
तो आखिर वो महाराष्ट्र में शिवसेना से नाता तोड़ क्यों नहीं लेते? ये बात इसीलिए भी लाजमी है कि शिवसेना जब जब ऐसा विरोध करती है तब तब बीजेपी के नेता कहते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। क्या बीजेपी के एक्शन ना लेने के पीछे उनका महाराष्ट्र में सत्ता में बने रहना एक बड़ा कारण है? क्या बीजेपी के लिए महाराष्ट्र राष्ट्र से बड़ा हो गया है? यह बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब खुद बीजेपी को ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जवाब ढूंढते ढूंढते देर हो जाए और शिवसेना जिस पाकिस्तान विरोध को अपना राष्ट्र धर्म बता रही है वो बीजेपी को राष्ट्र विरोधी बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो बड़ा उलझा हुआ मसला है। इस पर जब भी हम बात करने के लिए बैठते हैं ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है, गलत कौन है। शिवसेना का अगर आप हिंदुस्तान में, देश में किया जाने वाला कृत्य या ये विरोध देखें तो आपको लगता है कि पार्टी गलत है, लेकिन जब ये विरोध पाकिस्तान के लिए होता है तो हर हिंदुस्तानी धर्म संकट में होता है, क्योंकि बॉर्डर्स पर जो होता है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जिस तरह की कूटनीति पिछले कई वर्षों से हमारी हर पीढ़ी झेलती आ रही है, हमसे पहले वाली और हम, या फिर हो सकता है कि जो पीढ़ी आ रही है वो भी झेले, उसे अगर हम सोचते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, विरोध सही है या नहीं है। ग्राफिक पर एक बार नजर डालिए, हम वो भी देखेंगे कि दरअसल ये मसला उलझा कहां, शुरुआत कहां से हुई। 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी गजल गायक हैं गुलाम अली, उनका शो रद्द किया गया। शिवसेना ने विरोध किया और यह कहा कि पाकिस्तानी हैं गुलाम अली, इसलिए हम उनका शो नहीं होने देंगे। 12 अक्टूबर को पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुर्शीद मसूद कसूरी के एक किताब विमोचन के आयोजक हैं सुधींद्र कुलकर्णी, जो पूर्व डिप्लोमेटिक रहे हैं, बीजेपी के नेता रहे हैं, उनके मुंह पर कालिख पोत दी गई और इस पर भी सवाल उठे। सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हुई, लोगों ने कहा यह क्या बकवास है। 19 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान का विरोध किया गया, जब बीसीसीआई के अध्यक्ष के साथ में उनकी बैठक थी और कई मसलों पर चर्चा होनी थी। शिवसेना के विरोध के बाद पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को सीरीज से हटाया गया। डार को मुंबई में 22 अक्टूबर को और चेन्नई में 25 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैचों में अंपायरिंग करनी थी, तो डार को हटा दिया गया। शिवसेना के विरोध की बात कि कहीं वो भी एक तूल न पकड़ ले मामला। 1991 में मुंबई में भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में पिच खोद दी गई थी। शिवसेना को यह पहली बार नहीं कर रही, इसके पहले भी करती रही है। कुछ पिछली घटनाओं पर आप नजर डालिए। 1999 में शिव सैनिकों ने भारत पाक सीरीज की शुरुआत से पहले दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भी पिच खोद दी थी, यह भी विरोध था। 2006 में पुणे में शिवसेना के विरोध के चलते पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का शो रद्द किया जा चुका है। तो ये तमाम वो घटनाएं हैं, यानी कि आप अभी नजर डालें तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के कलाकारों को लेकर या क्रिकेट को लेकर पहली बार शिवसेना ऐसा करती रही है। जब भी पाकिस्तान का विरोध होता है तो उसमें शिवसेना हीरो होती है। शिवसेना पाकिस्तान के विरोध का एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है हमारे देश में कई सालों से। भारत शर्मा जी हमारे साथ हैं। भारत जी, ये जो मैंने कहा अभी जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि चाहे गुलाम अली के शो को रद्द करना हो, गजल गायक के शहरयार खान का विरोध करना हो, या फिर कसूरी की किताब के विमोचन पर कालिख पोतना हो, ये अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर आप देश में पैदा हुए हैं भारत में, तो उसका हनन है। बिल्कुल। मुझे लगता है इसमें कुछ चीज़ें हमको समझना चाहिए। शिवसेना जो ये बात कहती है कि हम बात नहीं करेंगे, ये बड़े अजीब किस्म की बात है। दुनिया में कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जो हथियारों से जीता गया हो। हर युद्ध का अंत बातचीत से ही होता है। अगर पाकिस्तान कुछ गलत कर रहा है तो हम उससे बातचीत के आधार पर ही इस चीज को कर पाएंगे। हम अगर बिल्कुल ये बोल दें कि नहीं जी हमको पाकिस्तान से बात ही नहीं करना। दूसरी एक चीज ये है, हमारा विरोध पाकिस्तान के साथ इतना अधिक क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये कल्चर का मामला है। हमारा और पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल एक जैसा है।
हमारा बांग्लादेश भी हमसे अलग हुआ, लेकिन हम बांग्लादेश के उतना खिलाफ नहीं है जितना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, और यहाँ पे धार्मिक विभेद है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वो इस्लाम कंट्री है। हम हिंदुत्व कंट्री नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और वो इस्लामिक कंट्री है। ये एक हमारा बड़ा हुआ है। दूसरी एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो हमको यह समझना होगा कि शिवसेना की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवसेना की उत्पत्ति ही विरोध के आधार पर हुई है। बाला साहब ठाकरे एक अखबार में कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, और ये उस समय का दौर है जब बंबई में कारखाने कपड़ों की बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी। आजादी के आंदोलन में इन कपड़ा मिलों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वहां के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, उनको अपनी इन मशीनों का आधुनिकीकरण करना था, और उस आधुनिकीकरण करने के लिए आपको बड़ी संख्या में मजदूरों को आप जो भी उनके बकाया थे वो आपको देने होते, और वो इतना ज्यादा था कि उससे कई कम कीमत पे आप मशीनों का आधुनिकीकरण कर सकते थे। ठीक है। उस दौर में बाल ठाकरे को खड़ा किया गया, जब सबसे पहले उसने मराठियों, वो साउथ इंडियंस के खिलाफ नारा लगाया, और उसका नारा था उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। उसके बाद अगला निशाना हुआ उसका बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग। सवाल ये है, मराठी मानुष की राजनीति। हाँ, सवाल ये है कि आप राजनीति जो कर रहे हो वो कौन सी राजनीति है? आपकी राजनीति केवल विरोध की राजनीति है। आज तक आपने आप ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, आप कभी अमिताभ के खिलाफ बोलते हो, आप कभी शाहरुख खान के खिलाफ भी बोलते हो, ये पॉपुलरिटी के लिए बोलते हो। आज तक आपने किसी मराठी से ये नहीं कहा कि आप अंबानी के शेयर ना खरीदिए, वो गुजराती है। आपने किसी से ये नहीं कहा कि आप बिड़ला के शेयर ना खरीदिए, वो मारवाड़ी है। आपने मुंबई से कितने मारवाड़ियों को बाहर किया? आप उन्हीं से मोटा मोटा चंदा ले रहे हैं। आज ऐसा कौन सा उद्योगपति है जो मराठी है? आप बोलिए सबको कि आप नौकरी नहीं करेंगे अंबानी क्या, देखिए आपको मराठी ठिकाने ना लगा दे 2 मिनट में। तो ये जो राजनीति है ना, देखिए हमेशा सवालों को तोड़ने के लिए, जो मुख्य सवाल है उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स की जाती है। अब आज एक सवाल बड़ा है कि आज अनुराग ठाकुर क्यों बोल रहे हैं या जेटली, क्योंकि ये दोनों क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं। बीसीसीआई, देखिए आप एक बात समझिए, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट सबसे पॉपुलर है दुनिया के अंदर। जी। पाकिस्तान हमसे इसलिए खेलना चाहता है क्योंकि हमसे खेलने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होती है। बिल्कुल, है ना, और हमारे भी बीसीसीआई को बड़ी रकम मिलती है। तो आज अगर जेटली जी का ये स्टेटमेंट आया है तो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि जेटली जी को लग रहा है कि यार अब तो मामला सुधींद्र कुलकर्णी और क्रिकेट तक पहुंच गया, मतलब हमारे जो भस्मासुर थे अब वो हम ही को खत्म करने पे आ गए हैं। वरना ये जेटली जी ने स्टेटमेंट कलबुर्गी के समय क्यों नहीं दिया? जब अखलाक की मौत हुई तब आपने क्यों नहीं दिया? आप जगह जगह जो गौ हत्या और गौ मांस के नाम पर जो उपद्रव करते घूम रहे हैं, है ना, आप उस पर क्यों नहीं दे रहे हैं? कल ही आपके दिल्ली के अंदर एक कश्मीर के निर्दलीय विधायक के मुंह पे शाही फेंकी गई, आपने उस समय क्यों नहीं बोला? तो अब चूंकि आपको आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं, और ये सारी देन इन्हीं की है। बीजेपी और शिवसेना दोनों एक ही पैटर्न के लोग हैं, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है। अब चूंकि आप केंद्र की सत्ता में बैठे हैं इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये अगर ये सब कुछ है, आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर आप शुरुआत से बात करें, आप बाल ठाकरे से लेकर अभी तक के पूरे परिप्रेक्ष्य की और परिदृश्य की बात करें, शिवसेना की उत्पत्ति से लेकर उनकी पूरी रणनीति और कार्यकुशलता कार्यप्रणाली की आप बात करें, उनके मुद्दों की बात करें, उनके विषय की बात करें, उनके चेहरे की बात करें, उनकी सांप्रदायिकता की बात करें, वो इस तरह का व्यक्तित्व एक शिवसेना के बारे में जो आप सोचते हैं तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो फिर जब आप महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनाते हैं, क्या आपको तब इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, या फिर अब अगर आपको पता है कि आपके गठबंधन का एक दल आपके खिलाफ ही आग उगल रहा है या ऐसे मुद्दों को हवा दे रहा है जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो फिर अब एक्शन लेने में देर क्यों? आप बोल रहे हैं या सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हैं कि सहानुभूति बटोरी जा सके जनता की? असल में मैंने कहा ना, ये बोला सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि सुधींद्र कुलकर्णी जो अटल बिहारी वाजपेयी के जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके ओएसडी रहे, सुधींद्र कुलकर्णी अटल बिहारी ये लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण लिखते रहे, ये आपके थिंकर थे जी। तो जब इनके मुंह पे शाही फेंकी गई या बीसीसीआई जो क्रिकेट
पाकिस्तान के साथ खेलना चाहती थी, सिर्फ आप इसलिए बोले, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है। आप बताइए राम मंदिर का जो आंदोलन जो इन्होंने किया था, उसमें तो शिवसेना तो ये तो आज तक नहीं बोल पाए कि हमने तोड़ा, वो तो खुद खुल के बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे लोग थे जिन्होंने तोड़ा, है ना। तो शिवसेना का कोई ऐसा नहीं, और ये तो शुरू से जो है ये नेचुरल पार्टनर्स हैं। इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो लगभग एक जैसा है। दोनों उग्र हिंदुत्व की बात करते हैं, वो उग्र हिंदुत्व से थोड़ा सा और क्षेत्रवाद में चले जाते हैं। ये जो बात करते हैं ये उग्र हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरी एक चीज ये है कि देखिए, नहीं, अब बीजेपी उग्र हिंदुत्व की बात कहां करती है? बीजेपी, आप देखिए बीजेपी में अब फिल्टर हो चुके हैं नेता। कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, और ये कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी राष्ट्र की राजनीति करते हैं, हम हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। नहीं, ये तो बड़ा अजीब टाइप का इन लोगों का चक्कर है भाई। अगर मान लो फिर है तो आप इन सबको पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है ना। आपके सोम संगीत कहीं जाके कुछ बोलेंगे, आपकी प्राची जाके कहीं कुछ बोलेगी, आपके और तमाम सारे जो नेता हैं वो जाके जिस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, तो आप उनको सबको पार्टी से बाहर करिए ना। अगर आपको वाकई में, अगर आप हिंदुत्व से दूर हो गए हैं तो ये असल में कुल मिला के वो, मैं इनके बारे में बड़ा एक अच्छा सा वो है कि मैं लगातार ये बात कहता हूँ, ये मुखौटों की राजनीति करते हैं। जहाँ जैसा मुखौटा काम करे वहाँ वैसा चल रहा है। भाई मोदी जी को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने एक विकास का मुखौटा लगा लिया था। आज उनके विकास का मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगा है, रोजगार बढ़ा नहीं, है ना। अब आप आंकड़ों में भले ही बोले कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन आज दाल 200 रुपये किलो बिक रही है। बाकी तमाम सारा जो भी कुछ है, जो ग्रोथ आपको लेना चाहिए था, वो ग्रोथ आप नहीं ले पाए। तो धीरे धीरे लोगों में एक नाराजगी मोदी जी के खिलाफ बढ़ रही है। इसलिए ये एक ऐसा एक तत्व खड़ा हुआ है जो इस पूरे के पूरे चीजों को डाइवर्ट कर रहा है। आप एक बात बताइए, बिहार इलेक्शन घोषित होते ही अचानक ये सब क्यों शुरू हो गया? इससे पहले क्यों नहीं हुआ था? ये एक बड़ा सवाल है ना। हाँ, सोचने का विषय है बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार का पूरा इलेक्शन, बीजेपी की पूरी कोशिश ये थी कि बिहार इलेक्शन को कम्युनल बेस पे लड़ा जाए, और गठबंधन चाहता था जातीय आधार पर लड़ा जाए, जिसपे अभी हो रहा है। तो ये बात लगभग बराबर आ जाती है। हाँ, नहीं, लगभग बराबर नहीं आती। कास्ट सांप्रदायिकता को तोड़ता है, आप इस चीज को मानिए। हाँ, बीएसपी ने जो हिंदुओं, कास्ट भी सांप्रदायिकता को तोड़ता है, और जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो फिर कास्टिसिज्म भी टूटता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है, मैं थोड़ा सा इसमें इस बात पे असहमत हूँ। मुझे लगता है कि जब मुद्दों की बात आती है तब चीजें टूटती हैं। जैसे मोदी जी अगर हिंदुत्व के नाम पे लड़ते, अडवाणी क्यों नहीं जीत पाए थे? अडवाणी तो इनका बड़ा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा थे ना, राम मंदिर आंदोलन के वो थे। मोदी जी को 2002 के दंगों के बाद अपना फेस बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि आप हिंदुत्व के नाम पर लंबा नहीं जा सकते, या सांप्रदायिकता के नाम पर लंबा नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने चेहरे को बदलने की कोशिश की, और ये जो उन्होंने बदला, और वो 2014 अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ, तब तक उन्होंने अपने आप को एक विकास पुरुष के तौर पर जनता के सामने पेश किया। हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके के नारे दिए थे, इसने भी कास्ट को ब्रेक किया। मतलब दलित वर्ग जो बिल्कुल बीएसपी के साथ रहता था, वो सारा का सारा छोड़ के केजरीवाल के साथ चला गया। ठीक है, अब हम इस ओर आते हैं, पाकिस्तान के विरोध की ओर आते हैं। शिवसेना की राजनीति बिल्कुल वैसी रही है, वो चेहरा रहे हैं, आप भी मानते हैं, शुरू से लेकर अब तक आपने कई सारे उदाहरण दिए। लेकिन सवाल आखिर ये उठता है कि आप बहुत पहले से देखें, जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच होते हैं, शिवसैनिक जाते हैं, कहीं पिच खोदते हैं, कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं जिससे कि विवाद पैदा हो। लेकिन आपने खुद अभी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसीलिए खेलने में इंटरेस्टेड रहता है कि अगर वो हिंदुस्तान के साथ खेलेंगे, सैटेलाइट राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है, ये हम सब जानते हैं, टीआरपी बहुत ज़्यादा होती है, और पीसीबी की कई सालों की आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती है भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है। लेकिन इसे जब हम सीमा पार के लिए जो आपकी कूटनीति है, पाकिस्तान की जो कूटनीति हिंदुस्तान के लिए है, अगर आप उससे मैच करके देखें तो आपको नहीं लगता कि मौका परस्ती है? बिल्कुल मौका परस्ती नहीं। आप अच्छा, मुझे आप आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे एक बात बताइए। हमारे यहाँ के तमाम सारे शायर जाते हैं पाकिस्तान, हमारे यहाँ के तमाम सारे गायक जाते हैं। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान में उनका इस तरीके से विरोध किया गया, जबकि परिस्थितियां लगभग दोनों तरफ बराबर हैं? वहां पर भी माना जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान में बदनाम क्यों है? ये सवाल यही है ना कि वो बदनाम इतना ज्यादा, ये असल में कुछ लोगों को इसमें बड़ी सुविधा होती है। जिस आतंकवाद से हम गुजर रहे हैं, इसी आतंकवाद से, कि आज पाकिस्तान में बम नहीं फूट रहे, पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिम्मेदार? मैं बिल्कुल ये नहीं करा, आतंकवाद के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है।
है ना। आप अगर इसकी बात, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि समझौता बम में जो समझौता ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें बाद में तमाम सारे हिंदू संगठन के लोग पकड़े गए, तो क्या उसके आधार पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आतंकवादी बोल दिया जाए? मैं ये नहीं कर रहा, मतलब मैं पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये बात कैसे मान सकते हैं कि वहां की सरकार इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होगी, और अगर कर रही होती तो उनके यहाँ तो कम से कम बम नहीं फूटते। आज ही मेरे ख्याल से आज ही कहीं उनके यहाँ पाकिस्तान में किसी बस में बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 11-12 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी चीज, हम अगर इस्लामिक कंट्री की बात करें, आईएस जो है, इस्लामिक स्टेट जो बनाने की, वो किसको मार रहा है? वो भी तो मुसलमानों को ही मार रहा है ना। जी, जी। कश्मीर में जो हमला होता है तो आप क्या मानते हैं कि वहां पे क्या किसी को चुन के मारा जाता है? गोली किसी को नहीं देखती। गोली जब चलती है तो वो किसी को ही मारती है, वो हिंदू को भी लग सकती है, वो मुसलमान को भी लग सकती है। ये असल में पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके लिए भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो वहां पे वोट लेते हैं, हम लोग यहाँ पे वोट लेते हैं। ये पाकिस्तान असल में जो है ये चुनावी मुद्दा है। तो दोनों जगह इसके नाम पर इलेक्शन जीते जाते हैं और इलेक्शन हारे जाते हैं। बाकी आप अगर पाकिस्तान के लोगों से मिलेंगे, वो आपसे इतनी मोहब्बत के साथ मिलते हैं कि आपको लगेगा कि आप अपने किसी बिछड़े हुए भाई से मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लोगों, और ये चीज कई बार हम लोगों के अंदर नहीं होती है। तो फिर ये देश के लोगों को ये सब बातें समझाई क्यों नहीं जाती? अगर आप जैसा आप बता रहे हैं अगर वैसा होने लगे तो मुझे लगता है कि इस देश में जैसा शिव सैनिक करते हैं वैसे उनसे लड़ने वाले बहुत से लोगों की तादाद है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने अपने मुद्दों को लेकर आगे जाते हैं। अगर जैसा कि आप बोल रहे हैं, अगर उस तरीके से देश के लोगों को समझाया जाए कि सरहद के उस पार इतना अमन और भाईचारे की भावना रखने वाले लोग हैं, तो फिर तो शिवसेना जैसे बहुत सारे दल हैं जिनकी राजनीति हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर हम मीडिया अगर तय कर ले कि इनको दिखाना बंद कर दें तो इनकी आधी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी। 25 लोग जाते हैं बीसीसीआई के दफ्तर के अंदर और कैंसिल कर दिया था कार्यक्रम। सवाल है कि ये 25 लोग कौन है? मैं आपको एक अभी उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में नीमच सवाल ये 25 मैं असल में मैं एक उदाहरण के लिए सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में एक दंगा हुआ, वहां पर एक मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पॉलिटिशियन था जिसने एक फेसबुक पर कुछ कम्युनल पोस्ट किया। अच्छा। वो हमारे एक परिचित थे जिन्होंने डीजीपी के पास भेजा, डीजीपी ने उसको उठवा लिया। 12 घंटे के अंदर दंगा खत्म हो गया। जो दंगा 3 दिन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो दंगा 12 घंटे के अंदर खत्म हो गया। तो सवाल है कि ये कौन लोग हैं? आपको इनको आइडेंटिफाई करना होगा। ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ये जो भी कुछ इस समय चल रहा है, या वो तमाम सारे लोग जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया डेवलपमेंट के नाम पर, वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि नाराजगी उन लोगों के अंदर भी पड़ रही है, क्योंकि वो इस चीज के नाम पर तो नहीं दिए थे कि आप किसी के मुंह पे कालिक फेंकेंगे, या आप पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे, या आप एक बात बताइए, अगर शिवसेना के 25 लोग अगर गुलाम अली का अगर प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान में उनको चाहने वालों की संख्या कम हो जाएगी? नहीं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप उनकी जो वो चुनौती दे रहे हैं आपको, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें और खुद केंद्रीय सत्ता उसको उस चुनौती को स्वीकार भी तो कर रही है। आप उससे डर रहे हैं और आप लोगों को डरा रहे हैं। आप जैसा कि आपने कहा कि शशांक मनोहर के दफ्तर में, बीसीसीआई के दफ्तर में शिवसेना के 25 लोग पहुंचते हैं और वो जो कुछ करते हैं उससे आप एक वार्ता कैंसिल कर देते हैं, आप गुलाम अली का शो कैंसिल कर देते हैं, आप कसूरी की किताब को विमोचन करने वाले सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर कालिक पोत दी जाती है, सब जगह उसका विरोध होता है। सवाल आखिर ये है कि सरकार क्या कर रही है? अगर आप उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, आप खुद भी तो उनको हीरो बना रहे हैं। गलती ये भी है ना। देखिए मेरा मानना मित्र ये है, अगर इस देश में सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति होती तो कट्टरता यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। ये इच्छा शक्तियाँ लोगों के अंदर नहीं थी, सरकारों के अंदर नहीं थी। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, हमको लगता है कि हम एक छोटे से अगर इसको अगर नाराज करेंगे तो इससे हमारा एक वोट बैंक प्रभावित होगा, सिर्फ इस वजह से। और ये हम किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं करते, ये हम हर किसी के साथ करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, शाहबानो प्रकरण का जिसका बार बार आरएसएस उदाहरण देती है, शाहबानो प्रकरण क्या था? शाहबानो प्रकरण में एक महिला के साथ अत्याचार किया गया, एक मुस्लिम महिला थी, उसके साथ अत्याचार किया गया। और कितने लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? बहुत कम। उसके लिए आपने कानून बदल दिया, और आपने उस कानून बदलकर आपने तमाम सारे उन संगठनों को जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उनको आपने एक मुद्दा पकड़ा दिया, है ना। और वहीं थोड़े से हिंदू संगठन को की नाराजगी की वजह से आपने बाबरी मस्जिद के ताले भी तोड़ दिया।
तो सवाल यह है कि इन चीजों को, इस देश के जो शांति थी, देश की जो सद्भावना है, इसको बचाने के लिए सरकारों ने सरेंडर किया है। जी जी। अगर और इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुद्दा अभी अधूरा है और मुद्दा ये था कि राष्ट्र बड़ा या महाराष्ट्र। तो इसके लिए खुद सरकार को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, खुद प्रूफ करना चाहिए, खुद एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि वो खुद बताएं आखिर कि राष्ट्र बड़ा है या महाराष्ट्र है, या ये देश कब तक ऐसी ओछी राजनीति से ही चलता रहेगा। कभी क्षेत्रवाद की राजनीति, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मराठी मानुष, कभी बिहारियों को बाहर भेजने की राजनीति, या कभी पाकिस्तान के विरोध की राजनीति। और जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं और आप बड़े दावे करते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं, और फिर वक्त का आईना है जो सब कुछ दिखा देता है। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।